साइकिल रोको तो सही अपनी। ये चीटिंग है जू। मैं तो अपनी साइकिल पर बैठा तक नहीं हूँ और तुमने चलाना भी शुरू कर दी। रोको। वो बेचारा आवाजें लगा रहा था पीछे से, मगर उस शरारती गुड़िया ने कहाँ सुननी थी। अमन फौरी फौरन ही साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल मारता इस चुलबुली हसीना तक पहुंचा। ईमानदारी भी कोई चीज होती है जू। वो बरहमी से जता रहा था। अपनी साइकिल उसकी साइकिल के पास लाकर। जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है मेरे प्यारे काले बिल्ले। बस इतना कहकर उसने आमन की साइकिल पर लात मारी, जिससे उसकी साइकिल डिसबैलेंस हुई और वो बेचारा नीचे गिरा। और हाँ, हारने वाला जीतने वाले को आइसक्रीम खिलाएगा। वो खुशी से खनकती आवाज में पीछे मुड़कर इस नौजवान की जानिब देख एक आंख विंक करते हुए कहती आगे बढ़ गई थी। नॉविस बाय हुस्ने कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे, मजे में होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ का नॉवेल वफाए यार की किस नंबर 39, जो कि लास्ट किस थे। तो इस लास्ट एपिसोड का हम लास्ट पार्ट है जो आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है आज की एपिसोड और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं आज की एपिसोड को लेकर। आई होप सो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी, प्लीज़ आज इसकी लास्ट एपिसोड है, प्लीज़ अब नॉवेल पे अपना अच्छा सा रिव्यू लाजमी दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यार आप बोलेंगे कि मैं बिला वजह के लिए नॉवेल नहीं स्टार्ट कर रही और आप लोगों से बातों में लगी हुई हूँ। तो बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्लीज़, बहुत मेहनत से ये नॉवेल लिखती हैं राइटर साहिबा, फिर अगर आप लोग उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट नॉवेल लिखने का क्या उनका दिल चाहेगा कि वो आप लोगों के लिए नेक्स्ट नॉवेल भी लिखें और लेकर आएँ। मतलब आप लोगों का प्यार और मोहब्बत उन तक पहुँचेगा इसी तरह से ना, कि आप उनके नॉवेल्स, लिखे हुए नॉवेल्स पे अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ देंगे। तो इसीलिए अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ दीजिए उनके लिखे हुए नॉवेल पर, तभी तो जाके वो आप लोगों के लिए आगे भी लिख पाएंगी, उनकी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से आप लोग करते हैं तो उनकी हौसला शिकनी होती है, हौसला अफजाई नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। शादी को पूरे 7 साल गुजर गए थे। इस दौरान उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ बदला, लोगों का नज़रिया, एहसास, ख़यालात, ख्वाब, मगर जो ना बदला इस दौरान वो था अमन की दीवाना वार मोहब्बत। जोनी ने एक बार मौका पाकर अमन से बात कर ही ली थी टेस्ट कराने की, और इसकी तवक्का के बरक्स मुकाबिल के रिएक्शन में हरगिज़ बरहमी ना थी। ये ना था कि मैं मर्द हूँ या मर्द की मर्दानगी पे कोई गाली आ जाएगी। वो वाकिफ़ था कि जोनी के टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, इसलिए अगर उसकी जानिब से कोई मामलात थे तो वो टेस्ट करके देख लेना चाहता था। उसने इस बात को बहुत ओपन माइंडली कबूल किया था कि अगर उसे इलाज कराना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो देख सकता था अपनी प्यारी बीवी की दिन ब दिन बढ़ती औलाद की ख्वाहिश को। लेकिन उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और डॉक्टर का कहना था कि ये खुदा की जानिब से, यकीनन वो जिसे चाहे रहमत दे, जिसे चाहे नेमत दे और जिसे चाहे दोनों से नवाज दे। वाकई हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी अल्लाह पाक नहीं देते औलाद, क्योंकि अल्लाह के हाथ में औलाद देना ना देना। मेरी एक कज़न है, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, लेकिन फिर भी कोई औलाद नहीं है। खैर मैं अपनी स्टोरी लेके बैठ गई, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की। अमन ने बहुत ज़िद करके आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी लगा ही दिया था दोबारा पढ़ने के लिए। इस लड़की ने अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की जहाँ से छोड़ी थी। वैसे तो अमन पार्टीज़ में बहुत कम ही जाता था, लेकिन अगर कभी अटेंड भी करता तो जोनी के साथ ही करता। पूरी दुनिया ही जानती थी कि वो बंदा अपनी बीवी को लिए, अपनी बीवी के लिए कितना वफादार और पागल है। बहुत खूबसूरत लग रही हो जू। माना उनका निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन शादी की सालगिरह वो हमेशा लोगों के सामने बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। आमन सिर्फ उस एक दिन के लिए पूरे महीने तैयारी करता था, हत्ता कि सोनी के कपड़े भी वो खुद डिज़ाइन करवाता। वो उसके सामने लाल शराने में दुल्हन के रूप में खड़ी थी, जिसे देखने के बाद एक लम्हे के लिए वो अपना सांस लेना तक भूल बैठा। आमन ने आहिस्तगी से उसके कान के पास आकर सरगोशी की। फिर एक गहरा सांस भरकर, कब ख़त्म होगा ये सब कुछ, मुझे अपने कमरे में जाना है, मुझे मेरे कमरे की बहुत याद आ रही है। खासा बेसब्री से शौकी भरे अंदाज में कहता वो एक आंख विंक कर गया था। इस हसीन नौजवान की जो मायनी बातों का मतलब समझते वो टमाटर की तरह लाल हो गई थी, मारे शर्मिगी के। मुझे कबूल है। सालगिरह के दिन वो अपनी बीवी से हर बार तजदीद निकाह करता और ये लम्हा उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा लगता था।
जब वो इस खूबसूरत दिलरुबा और दिलरुबा को कबूल करता था अपने निकाह में फिर से, और वो लड़की जो उसकी जान है वो उसे कबूल करती दिखाई देती थी फिर से। आमन की कामयाबियां दिन ब दिन बढ़ रही थी। न जाने वहाँ भी कितनी आंखें मौजूद थी जो इन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन आमन बख्श की मोहब्बत अलग ही लेवल की थी। उसे जोनी के अलावा कोई नजर ही ना आता हो। मानो इन सालों में कितनी बार उससे उसके वालिदैन, चाचा चाची, दादा, करीबी दोस्त, यार, हत्ता कि एक बार आफिया तक ने अपने भाई की मोहब्बत में कहा दूसरी शादी का, ताकि वो औलाद की खुशी देख सके, मगर उसका जवाब सबके लिए एक ही था, चलो फर्ज करो दूसरी शादी कर लेता हूँ, फिर उससे भी औलाद ना हुई तो फिर कोई गारंटी दे सकता है कि मेरी उससे औलाद हो जाएगी? उसके लिए खुशी का दूसरा नाम ही जोनेशा बख्श चौधरी था। माना औलाद बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर उसे खुदा ने ना दी तो वो उस पर भी बाखुशी राजी था, क्योंकि उसके नज़दीक खुदा ने उसे उसकी वो मोहब्बत दे दी थी जिसके लिए वो जीता था, और वो उसे अपने लिए और ख़ुद को उसके लिए काफ़ी समझता था। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जाँ भी तू। फोटोग्राफर के कहने पर उसने नरमी से जोनी का हाथ पकड़कर दूसरा हाथ अपनी कमर के पीछे कर उसे गोल घुमाया। मुझे मुझे बिल्कुल भी पंजाबी आती नहीं है, बल्कि मुझे पंजाबी सुन के भी हंसी आती है, तो पता नहीं मैंने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। फिर भी अगर सही ना हो तो खुद पढ़ लीजिएगा। इस लम्हे जो जुनेशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो इस कदर दिलफरेब थी कि आमन दीवाना वार उसे तकने लगा था। मैम, छोटा मुंह बड़ी बात। आपको नहीं लगता सर बहुत तनहा से हो गए? वो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी जब उसकी मुलाजिमा लचकदार लहजे में गोया हुई। ओ, जोनी समझ चुकी थी वो क्या कहना चाहती है। हर कोई उसे औलाद पैदा ना करवाने के सबब बेचारगी की निगाह से देखता था। पहले वाली जुनेशा होती तो यकीनन वो गमज़दा हो जाती, मगर इंजीनियर की फील्ड में अपने कमालात और जौहर दिखाने वाली जुनेशा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो जानती थी ज़िंदगी सिर्फ शादी करना या औलाद पैदा करने का नाम नहीं है। वो अपना काम करते करते रुकी और होंठ गोल करके उस मुलाजिमा की जानिब मतवजा हुई। उसने सर था पाँव उस मुलाजिमा को बगौर देखा। वो लड़की खासा खूबसूरत और कम उम्र नज़र आ रही थी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल गुजर चुके थे। इतना बड़ा कारोबार है उनका और बच्चे हैं नहीं। हमारे गांव में जब ऐसा होता है ना तो बीवी अपना दिल बड़ा करके मर्द की दूसरी शादी करा देती है। जोनी ने जवाब में कुछ कहा नहीं सिवाय मुंह बनाने के, तो मुकाबिल को हौसला मिला और वो मजीद अपनी बात कह सकी। ओ, तो तुम चाहती हो मैं अपने मर्द की दूसरी शादी कराऊं तुमसे? जोनी ने आंखें टिमटिमाते चेहरे पर मुस्कान सजाए दांत पीसते हुए इस्तफसार किया। मैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो फौरन ही बौखलाहट का शिकार हुई। उसे जोनी से इतने डायरेक्ट जवाब की उम्मीद ना थी। इस मुलाजिमा को लगा था जोनी और बांझ औरतों की तरह इसकी बात सुन उदास हो जाएगी, रंजीदा सी, गमज़दा सी, और फिर उसकी बात पर गौर करेगी, मगर उसका बैड लक वो और औरतों की तरह नहीं थी, झम जाने वाली या रोने वाली। ये उदास चेहरा बना लेने वाली। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी खुद पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, और ये कॉन्फिडेंट सिर्फ आमन की मोहब्बत की सबब नहीं बल्कि उसकी अपनी काबिलियत की वजह से भी था। बच्चे नहीं है तो क्या, मैं खुद काफ़ी हूँ अपने मर्द के लिए। वो अब मानती थी कि बच्चों के आगे जहाँ और भी है वो क्यों उसके लिए रोए जो खुदा ने उसे नहीं दिया, बजाय इसके लिए शुक्रगुजार हो जो उसे खुदा ने दिया है। जोनी ने एक गहरा सांस लिया। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपने शौहर पर उठती किसी दूसरी औरत की निगाह नहीं। हाथ में पकड़ा स्क्रू ड्राइवर नीचे टेबल पर फेंक कर वो एक ही जस्ट में खड़ी होकर उस लड़की तक पहुंची। अगले ही पल उसकी पोनी में कैद बालों को जड़ों से पकड़कर खींचती हुई उसे बाहर ले जाने लगी। सारे मुलाजमीन ये मंजर आंखें फाड़े देख रहे थे। इन 10 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आज तक इस शेरनी से ये कहने की कि अपने शौहर की दूसरी शादी करा दे। आमन की माँ तक ये बात जोनी के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। इतना रोबो दबदबा था इस लड़की का। वो शेरनी चीर फाड़ दे, कोई बोल कर तो दिखाए उसे ज़रा। सब जानते थे जोनी पागल है आमन के पीछे। जोनी ने उसे मेन गेट से बाहर फेंका। वो रोड पर जाकर मुंह के बल गिरी। दफा हो, आइंदा अगर मेरे घर के करीब भी नजर आई तो यकीन जान गोली मार दूंगी तुझे। बड़ी आई मेरे शौहर की दूसरी शादी कराने वाली। वो भप्पर कर चीखी, फिर अपने हाथों पर ना दिखने वाली गर्द को छाड़ते वापस मुड़कर अंदर चल दी। बेऔलाद जोड़ों को इतना औलाद की ख्वाहिश नहीं मारती जितना लोग कह कर कर मार देते हैं। खुदा ताला कभी किसी की जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आप अक्सर देखेंगे जिन जोड़ों के औलाद नहीं होती वो खुद एक दूसरे के लिए काफ़ी होते हैं। उनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, ख़ास तौर पर मर्द की जानिब से, कि शादी को 10-10 साल गुजर जाते हैं मगर वो दूसरी शादी का सोचता तक नहीं। यानी अगर खुदा ने औलाद की नेमत आपसे ली है तो उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके शरीक हयात की जानिब से नवाजा है।
उसकी बेलौस मोहब्बत, ईमानदारी, आपके लिए वफादारी, क्या उसे आप कम नेमत गुमान करते हो? आप नहीं जानते आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, मगर वो जानता है, इसलिए उसके फैसलों में राजी रहें। खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए बीबी हवा को पैदा किया था सिर्फ, यानी वो दोनों काफ़ी थे एक दूसरे के लिए। औलाद तो बहुत बाद में आई, जब उन्हें दुनिया में भेजा गया। इंसान को खुदा की इबादत के लिए पैदा किया गया, उसे राज़ी करने के लिए। लेकिन ये इबादत और रज़ा सिर्फ जाए नमाज पर बैठकर सजदे कर लेने तक महदूद नहीं, उसकी मखलूक से मोहब्बत करना और उनके काम आना, उनकी तकालीफ दूर करना भी उसकी रज़ा में शामिल है। ज़रूरी तो नहीं हर इंसान से खुदा नस्ल संवारने तक का काम ले, बिल्कुल नहीं। वो कुछ खुश नसीबों को उससे बड़े काम के लिए मखसूस करता है और उनसे नस्ल संवारने और पालने से बड़े काम लेता है, जिसमें मखलूक की खिदमत शामिल है। अगर दुनिया में हर कोई हमारी दकियानूसी सोच के मुताबिक सिर्फ मोहब्बत करने और शादी करके बच्चे पैदा करके छोटी मोटी नौकरी कर और खूबसूरत सा घर बनाकर खुश रहने तक ज़िंदगी को महदूद समझ ले, तो यकीन जाने दुनिया नहीं चल सकेगी। जोनी ने दौरान तालीमी पानी से बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था और सिर्फ कुछ सालों बाद उनके गांव में हर घर रोशन हो गया। उस लड़की की काबिलियत व होशियारी और जहानत का तोता बोलने लगा था ज़माने में। तालीम मुकम्मल होते ही उसे बाहर की कंपनियों से जॉब की ऑफर्स मिलने लगी थी, लेकिन वो अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करना चाहती थी। फिर अपने काले बिल्ले को छोड़कर जाना, ना ना ना। अगला सीन, वो कोर्ट से केस जीतकर फखराना अंदाज में चलता हुआ बाहर निकला तो उसकी निगाह पहली सीढ़ी पर उतरते हुए धूप में चमकते गुलाब के फूलों के गुलदस्ते पर गई। उस हैंडसम लड़के का चेहरे पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कान रखता हुई वो अब तेजी से चलता इस गुलदस्ते तक पहुंचा। सरप्राइज बाबा! उसके गुलदस्ते के पास पहुंचते ही एक हसीन और छोटा व क्यूट सा चेहरा उस गुलदस्ते के पीछे से नमूदार हुआ। शुक्रिया जाने बहार जाने मन। वो बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी की पेशानी चूमता उसके पीछे खड़ी अपनी बीवी चश्मिश को देखने लगा। मरियम की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और वो इन दिनों अपने ही शौहर के पास ट्रेनिंग पर थी, क्योंकि उसका बैक बेंचर शौहर इस वक्त पूरे मुल्क का टॉप वकील कहलाने लगा था। वो हसीन ज़हीन लड़का कभी कोई केस नहीं हारता था, क्योंकि उसे बोलने और दूसरे की ज़बान पकड़ने का फ़न आता था। वो हमेशा खामोश रहा करता था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल की थी। मरियम उसके साथ अब हर वक्त रहा करती थी, इसीलिए वो अब उसे बहुत बेहतर तरीके से जानने व समझने लगी थी। वो जानती थी वो एक बहुत गहरा शख्स है जिसके पास इल्म है। वो इल्म नहीं जो सिर्फ किताबों में मिलता है, जिन्हें रट्टा लगाकर याद कर लिया जाता है, नहीं। उसके पास वो इल्म था जो अपने इर्द गिर्द के मामलात व हालात पर गौर व फिक्र करने से मिलता है, वो चाहे दीनी हो या दुनियावी। मैं तो मना कर रही थी सर, लेकिन आपकी बेटी ने ज़िद की तो मुझे मजबूरन लाना पड़ा। सॉरी सर। मरियम अपने वर्किंग आवर्स में हमेशा उससे बहुत प्रोफेशनली अंदाज में बात किया करती थी। इट्स ओके। मरियम नहीं जानती वकील की ड्रेसिंग में कितनी सेक्सी लगती थी वो उसे। यही वजह थी कि इस दिलनशीन को देखते ही शामिर की आंखें चमकने लगती। अगला सीन, वो किचन के काउंटर पर बैठकर सुकून से कॉफ़ी पी रही थी जब अचानक से उसके कंधे पर आकर किसी ने अपनी थोड़ी जमाई। अकेले अकेले कॉफ़ी? शिकवे भरे लहजे में गोया हुआ। वो मुझे केस पर काम करना था ना, इसलिए नींद भगाने के लिए पी रही थी। बस शामिर का थोड़ी जमाना था कि उसकी मीठी सी महक मरियम की नाक को लगी। ये खुशबू, ये महक कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू लगा करती थी। इस महक के ज़ेरे असर वो अपने दिल को जकड़ा पाती थी आज भी। मेरा भी दिल चाह रहा है चखाना। उसके कहते ही मरियम ने हल्का सा अपना हसीन चेहरा उसके सिमत कर कॉफ़ी का मग उसकी जानिब किया। लो, बजाय कॉफ़ी का मग मुँह से लगाने के वो नरमी से उसके होठों को चूम गया था। काफ़ी मीठी है। होठों को ज़बान पर फेर कर लज्जत भरे लहजे में कहता उसकी जानिब शरारत भरी आंखों से तक मुस्कुरा कर गोया हुआ। मरियम और शामिर अब शहर में अपने नए खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट में रहा करते थे शमीम बेगम के साथ। शमीम बेगम किसी सूरत बानो को अपनी सौतन मानने के लिए तैयार नहीं थी। यही सबब था कि उनकी और एहसन बख्श की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ शहर चली आई थी रहने। अब वो यहाँ रहकर हर वक्त अपनी पोती को संभालती। उनके जवेरिया के साथ होने से शामिर और मरियम भी मुतमईन रहा करते। अच्छी लगी? मानो उसके गाल शर्मिंदगी से लाल पड़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस टॉपिक को जारी रखे हुए थी। बहुत, मुकाबिल भराई आवाज़ में उसके कान के पास मुंह लाकर गोया हुआ। तो मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकती हूँ मिस्टर शामिर, लेकिन आपको तो पता ही होगा हर चीज़ की एक कीमत होती है। इतना कहते हुए उसने अपने काउंटर पर रखी फाइल को शामिर की नज़रों के आगे किया। मुकाबिल के होठों की मुस्कुराहट फाइल को देखते ही गहरी हुई। ये वही फाइल थी जिसमें अनगिनत गलतियाँ निकाल कर उसने मरियम को फाइल डपट कर दोबारा पकड़ा दी थी, ये कहकर कि उसे सही करके लाए। उसे अपना बेवक्त का रोमांस बहुत भारी पड़ने वाला है, ये सोच वो सीधा खड़ा होकर अपनी आईब्रो की साइड पर शहादत की उंगली से खुजाने लगा। क्या हुआ, कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगी कि उसके लिए थोड़ी मेहनत कर ली जाए? मरियम खासा प्लेफुल अंदाज में पूछ रही थी। ओके डील, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मैं बता दूं, मुझे पूरी कॉफ़ी का मग चाहिए। एक दो सिप से मेरा कुछ नहीं होना। इस लड़की की चेयर को अपनी जानिब घुमाकर दोनों हाथ उसकी सीट पर जमाकर उसकी
तक झुकता, आंखों में आंखें डाल जुमाइनी अंदाज में एक एक लफ्ज जता जता कर गोया हुआ। इस पर मुकाबिल मुस्कुराने लगी। जैसा आप चाहें सर, अपने नीचे के होंठ को चबाते प्लेफुल अंदाज में जवाब दिया। मरियम अब पहले जैसी भोली भाली नहीं रही थी। शामिर की निगाह में वो बहुत चालाक और शरारती हो चुकी थी। वो उसी तरह अपने सारे काम उससे निकलवाती थी। वो लड़का जो कोई केस नहीं हारता था, अपनी बीवी के आगे रोजाना हार जाता था, या यूं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि उसे अच्छा लगता था अपनी बीवी से हारना। मरियम अपने ऑफिस के सारे बदले रात को घर आकर उससे चुन चुन कर लिया करती थी। ओके डन, मिलते हैं 2 घंटे बाद। वो थके हारे लहजे में फाइल उठाता स्टडी रूम की जानिब बढ़ने के लिए मुड़ा। वैसे आई लव यू। अभी वो एक कदम भी ना चला था कि मरियम ने उसके हाथ को पकड़कर रोक कर बड़ी मोहब्बत से इजहार किया। लव यू टू चश्मिश। उसकी पेशानी को शिद्दत से उल्फत से चूम कर कहता वो फाइल लेकर चल दिया था। मिलते हैं 2 घंटे बाद। ओके। वो मुस्कुराई और फिर अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोली, चलो शुक्र, अब मैं 2 घंटे तक आराम से सो सकती हूँ। अगला सीन, आफिया स्टोर की सफाई कर रही थी जब पुराने कपड़ों को मुलाजमा को देने की नीयत से निकाला। अभी वो कपड़े देख ही रही थी कि उनमें से एक की जेब से एक इयररिंग की जोड़ी निकली। ये वही थे जो शहरोज ने आफिया के लिए बहुत सालों पहले खरीदे थे जब वो जोनी के साथ शॉपिंग पर गया था। ये इतने सालों तक स्टोर में कपड़े पड़े हुए थे, हैं? समझ नहीं आया। और वैसे पहले वो दूसरे घर में रहता था, अब दूसरे घर में। वाह जी वाह, इतने सालों तक उसके कपड़ों में वो इयररिंग पड़े रहे। सही राइटर साहिबा, बिल्कुल सही। पहले खरीदे थे जब वो सोनी के साथ शॉपिंग पर गया था। आफिया उन्हें देख गुमान करने लगी कि शहरोज ने किसी दूसरी लड़की के लिए खरीदे होंगे जो शायद किसी वजह से उसे दे ना सका। रात में जब शहरोज घर वापस लौटा तो उसे आफिया का मूड काफी ऑफ महसूस हुआ। उस्मान, कुछ हुआ है क्या आज? या आपकी मामा मुझसे ठीक तरह बात क्यों नहीं कर रही? दोपहर में ही तो बात हुई थी उससे, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक क्या हुआ जो उसका मूड इतना ऑफ हो गया? मम्मा को आपके कपड़ों में से इयररिंग्स मिले थे, शायद इसलिए। छोटा उस्मान अंदाजन गोया हुआ। इयररिंग्स? शहरोज उलझा। इतने साल गुजर गए थे, उसे कैसे याद होता उन्हें इयररिंग्स के बारे में? आफिया, वो बात करना चाहता था इस मुतालिक, लेकिन आफिया उसकी सुनकर भी अनसुनी करती उस्मान को सुलाने के लिए चली गई थी। वो उस्मान को उसके कमरे में सुलाकर लौटी तो आज शहरोज को अपना मुंतजिर पाया, वरना वो अक्सर इतना थका हुआ होता था कि सो जाया करता था। ये इयररिंग्स तुम्हारे कपड़ों में से मिले हैं? उसने बेड की साइड दराज से निकालकर शहरोज की जानिब बढ़ाए। वाह, ये इयररिंग! उसके लहजे में खुशी और हैरत उभर आई थी, जबकि मुकाबिल उसका रिएक्शन देख मजीद रंजीदा हुई। वो बहुत पॉजेसिव थी शहरोज को लेकर, इस कदर पॉजेसिव कि उसने शहरोज को फीमेल सेक्रेटरी रखने नहीं दी। वो नौजवान बहुत कम उम्र सरपंच था गाँव का। यही वजह थी कि गाँव की न जाने कितनी लड़कियां अपना दिल फेंकती थी उसके आगे। एक दो ने तो खत के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, जिसके बाद आफिया की पॉजिटिवनेस बढ़ गई थी। आफिया बहुत आम सी शक्ल और सूरत की लड़की थी। अपने नज़दीक जब वो एक बार शहरोज के ऑफिस गई तो वहाँ मौजूद खूबसूरत स्टाफ की लड़कियों को देख वो खासा कमतरी महसूस करने लगी। शहरोज बहुत अच्छे से वाकिफ था आफिया की शख्सियत से। उसे अपनी मोहब्बत खोने के बाद मिली थी, इसलिए वो बहुत कदरदान था उसका। यही वजह थी कि जब आफिया ने उसे फीमेल सेक्रेटरी को हटाने का कहा तो उसने फ़ौरन हटा दी बगैर कोई बहस किए। किसके हैं ये? नहायत तीखे लहजे में इस्तिफसार किया। कूल डाउन बेबी, तुम्हारे लिए ही लिए थे बहुत सालों पहले, मगर तुम्हें दे ना सका। वो मुस्कुराते हुए बताने लगा। मेरे लिए? खासा हैरत से। तो और किसके लिए लूँगा? मुझे क्या पता, होगी तुम्हारी कोई माशूका। मुंह बसोर कर कहा। बेबी कसम ले लो, जो तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग रखी हो, इयररिंग लेना तो बहुत दूर की बात ठहरा। उसका बाजू पकड़कर अपने बराबर में बिठाता बड़ी मोहब्बत से गोया हुआ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना तुम मुझसे? छोटी आंखें कर बगौर उसे देखते तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार किया। ना, उसने मुस्कुराकर लापरवाही से इनकार किया, बल्कि इन्हें मुझे दो ताकि मेरी हसरत पूरी हो, उन्हें तुम्हें अपने हाथों से पहनाने की। उस्मान के पैदा होने के बाद आफिया हेल्दी हो गई थी, लेकिन उसका गोल मटोल होना भी शहरोज की आंखों को बड़ा भाता था। शहरोज दीवानगी के आलम में उसे तकते उसके हाथ से इयररिंग लेकर बड़ी मोहब्बत से उसे पहनाने लगा। आफिया की निगाह अचानक आईने पर गई। वो देख सकती थी शहरोज के चेहरे पर छाई खुशी को, उसके सुर्ख होंठों पर बिखरी खूबसूरत तबस्सुम को, जिसे देखने के बाद वो मुतमईन होकर मुस्कुराने लगी। अगला सीन, मैम बाहर दरख्त पर ना जाने कहाँ से बिल्ली का बच्चा आ गया। वो ऊंचाई पर है, बहुत सुबह से उसके मियाऊं मियाऊं करके चीखने की आवाजें आ रही हैं। मुलाजिमा की बात सुन वो अपना काम छोड़ बाहर गार्डन की जानिब बढ़ी। बिल्ली का वो बच्चा दरख्त पर काफी ऊंचाई पर देख एक दो सानियों के लिए सोनी परेशान हुई, फिर हिम्मत करके दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। मैम आप गिर न जाए प्लीज, संभल कर। मुलाजमीन की फिक्रमंद आवाजें मुसलसल उसके कानों की समाज से टकरा रही थी। प्यारी किटो, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्योंकि बहुत सालों बाद वो दरख्त पर चढ़ रही थी, इसलिए काफी मुश्किल पेश आई।
एक बार उसका पाँव भी फिसला, लेकिन हिम्मत न हारी, इस बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचकर ही दम लिया। जोनी जब करीब पहुंची तो देखा उस बच्चे का पाँव जख्मी है। शायद यही वजह थी कि वो उतर नहीं पा रहा था। जोनी उसे बड़े प्यार से लेकर वापस नीचे आई। आमन जब घर आया तो अपने बेड पर जोनी की गोद में बिल्ली के डार्क जर्दी रंग के बच्चे को पाया। ये कहाँ से आया जू? वो देख रहा था जोनी कैसे उसके पाँव पर मरहम लगा रही थी। होंगे वो दुनिया के सामने बड़े बिजनेसमैन, वो काबिल इंजीनियर, मगर अपने कमरे में वो दोनों एक दूसरे के लिए आज भी जू और काला बिल्ला थे। हमारे दरख्त पर फंस गया था जख्मी हालत में, उसने मरहम बहुत एहतियात से लगाते जवाब दिया। ओ, तो किसने उतारा? मैंने। और कौन उतारेगा भला? मुकाबिल लापरवाही से जवाब दो, जबकि वो महसूस कर सकती थी उसके जवाब देते ही आमन उसे बेरहमी से घूरने लगा है, लेकिन उसने निगाह ना उठाई। तुम्हें क्या जरूरत थी चढ़ने की? अगर पाँव फिसल जाता तो, या खुदा ना खास्ता कुछ। अभी वो बेरहमी से बरस ही रहा था कि जोनी ने बड़ी मोहब्बत से निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखकर कहा, काले बिल्ले, क्या मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ? जू, ये जंगली है, पंजा वंजा मार दिया तो और फिर गंदगी करेगा। वो अलग। मुकाबिल तैयार नहीं हुआ। नहीं करेगा गंदगी, मैं ख्याल रखूंगी, वो हसीन दिलरुबा तेजी से बोली। तुम्हारे पास वक्त है इसका ख्याल रखने का? आमन से कहीं ज्यादा अब जोनी बिजी रहा करती थी। मैं निकाल लूंगी, प्लीज इजाजत दे दो काले बिल्ले, आखिर को तुम्हारी फैमिली है ये। चमकते सफेद दांतों की नुमाइश कर शरारत भरी आंखों से मुकाबिल को तकते आखिरी जुमले पर खासा जोर देते हुए कहा, नहीं, फिर मेरे वक्त में कमी आएगी और मैं अपना कीमती वक्त किसी बिल्ली के बच्चे से शेयर नहीं कर सकता। साफ इनकार करता वो उसके बराबर में लगकर बैठा। प्लीज काले बिल्ले, दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर तारी किए पप्पी की तरह क्यूट सा चेहरा बनाकर मुकाबिल की जानिब पुरुम्मीद निगाह से तकते हुए कहा। नो। इतनी मेहनत से मुंह बनाने के बावजूद मुकाबिल को एक लम्हा न लगा सपाट से लहजे में इनकार करने में। प्लीज यार, आमन का हाथ अपने नरम हाथों में कैद कर इल्तिजाइया गोया हुई। उफ जू, मुकाबिल ने झंझलाकर एक गहरा सांस भरा। वो वाकिफ था कि जब तक उसे इजाजत नहीं देगा तब तक वो मिन्नतें करना बंद नहीं करेगी। प्लीज यार प्लीज। अपना सर उस फजिया मर्द के कुशादा सीने से लगाकर बच्चों की तरह जिद करने लगी। ठीक है, रख लो, झंझलाकर इजाजत दी। शुक्रिया काले बिल्ले, यू आर द बेस्ट। उसके गाल को खुशी से नरमी से चूमती वो वापस बिल्ली के बच्चे में मगन हो गई। अमन उसे खामोशी से बैठकर बिल्ली के बच्चे से बातें करता देखता रहा। वो जानवर कहाँ उसकी बातें समझेगा, अमन यही सोच रहा था बैठकर, मगर सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि वो बच्चा जोनी की जबान समझता है, और ये बात उसे हैरान करती थी क्योंकि जब जोनी उसे बुलाती तो वो कहीं भी हो दौड़े चला आता था। अगला सीन। अमन, मैं गिर जाऊंगी, मैंने बहुत वक्त से चलाई नहीं है। अमन जोनी और अपने लिए साइकिल लेकर आया था। आज उसे साइकिल पर बिठाया तो वो चीखने लगी। वक्त जो गुजर गया था, बहुत साइकिल चलाए, मैं पकड़े हुए हूँ, नहीं गिरती तुम। हर बार की तरह सामान लेने के लिए पहले से तैयार खड़ा था वो। आहिस्ता आहिस्ता अमन ने अपने हाथ हटा लिए। वाओ, देखा काले बिल्ले, मैं चला पा रही हूँ, अब तुम भी जल्दी आ जाओ, रेस लगाते हैं, देखते हैं पहले मेन गेट तक कौन पहुंचता है। वो बाहर पार्क में घूमने आए हुए थे, मगर वापसी अब साइकिल पर रेस लगाते हुए हो रही थी। साइकिल रोको तो सही अपनी, ये चीटिंग है जू, मैं तो अपनी साइकिल पर बैठा तक नहीं हूँ और तुमने चलाना भी शुरू कर दी, रोको यार। वो बेचारा आवाजें लगा रहा था पीछे से, मगर उस शरारती गुड़िया ने कहाँ सुनी थी। अमन फौरन ही साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल मारता उस चुलबुली हसीना तक पहुंचा। ईमानदारी भी कोई चीज होती है जू, वो बरहमी से जता रहा था अपनी साइकिल उसकी साइकिल के पास लाकर। जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है मेरे प्यारे काले बिल्ले, बस इतना कहकर उसने अमन की साइकिल पर लात मारी, जिससे उसकी साइकिल डिसबैलेंस हुई और वो बेचारा नीचे गिरा। और हाँ, हारने वाला जीतने वाले को आइसक्रीम खिलाएगा, वो खुशी से खनकती आवाज में पीछे मुड़कर इस नौजवान की जानिब देख एक आंख विंक करते हुए कहती आगे बढ़ गई थी, जबकि मुकाबिल अपनी साइकिल समेत रोड पर बैठा मुस्कुरा रहा था। फिर अपनी पैंट झाड़ता तेजी से उठा और दोबारा रेस में शामिल हुआ। मकसद हार और जीतना था, मकसद खुशी थी जो जोनी की खनकती आवाज में मौजूद थी, और भला क्या चाहिए था उसे। अगला सीन। एक रात वो हसीन नौजवान घर लौटा तो जोनी के सीने पर उस बिल्ली के बच्चे को सोता हुआ पाया। सिर्फ कुछ माह में ही जोनी उस बिल्ली के बच्चे को ऐसे ट्रीट करने लगी थी जैसे उसका अपना बच्चा हो। तब ख्याल आया कि इंसान के कितने ही बच्चे रोजाना भूख से मरते हैं हमारे मुल्क में, और यहाँ जोनी एक जानवर के बच्चे पर महीने के लाखों रुपए लगा रही थी। कितना ही अच्छा हो कि वो पैसे जानवर के बच्चे की जगह इंसानों के बच्चे को लगे। पहले वो मसाइल से डरता था, लेकिन अब उसे लगा कि नहीं, उसे बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। कितने ही बच्चे इस खूबसूरत आसाइशों भरी जिंदगी का ख्वाब देखते हैं जो इस लम्हे एक बिल्ली के बच्चे को मिल रही थी आमन के नजदीक। अगला सीन। हम कहाँ आए, वो उसे यतीम खाने लेकर आया था अपनी आयजा को लेने। वो नाम था जो आमन ने अपनी कंपनी का रखा था शुरू से। जोनी वाकिफ थी ये नाम वो अपनी बेटी का रखना चाहता था, मगर 10 साल गुजर गए, ये खुशी उनके दामन में न आई। हम बच्चा, खुशी के मारे वो बोल तक नहीं पा रही थी, उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। हाँ, हम अपनी बेटी लेने आए, मुझे अंदाजा है बाद में शरई मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा कि मैं उसका सगा बाप नहीं, इसलिए जब वो होश संभाले तो मेरे सामने दुपट्टे से खुद को ढक कर आए। मुझे यकीन है जब उसका जहन शुरू से बना हुआ होगा तो उसे मुश्किल नहीं होगी
और ना मुझे, और मैंने सोच लिया है मैं शादी भी जल्दी कर दूंगा अपनी बेटी की। वो एक हाथ से स्टेयरिंग व्हील पकड़े अपनी बीवी की जानिब देख मुस्कुरा कर गोया हुआ। कितने ही ख्वाब थे उस नौजवान की आंखों में भी, मगर जोनी ने कभी नहीं देखा था कि उसने इजहार किया हो। वाह, तुम तो शादी तक का सोच बैठे हो। वो मुसरत भरे लहजे में एक्साइटेड होकर बोली। तो चलें फिर अपनी आयजा को लेने। अपना हाथ जोनी के हाथ के आगे करते हुए मुस्कुरा कर पूछा। बिल्कुल। जोनी की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर खुशी इस बात में सर हिलाते हुए उसने आमन के हाथ में अपना हाथ दिया, जिसे मुकाबिल ने फौरन ही मजबूती से थाम लिया। आमन ने पहले ही बात कर रखी थी, इसलिए उनके अंदर जाते ही कुछ फॉर्म फिल करवाने के बाद उन्हें 4 माह की बच्ची गोद में दे दी गई। धोनी के हाथ लरजने लगे थे मारे खुशी के। इस बच्ची को गोद में लेते वक्त आज वो एक कामयाब कंपनी की मालिक थी। वो महीने का लाखों कमा लिया करती थी। दुनिया उसे कामयाब औरत की निगाह से देखती, सताइशी और हसरत भरी निगाह। लेकिन दुनिया भर की कामयाबियां और खुशियां एक तरफ और अपनी बेटी को गोद में लेने की खुशी एक तरफ। आमन, आमन हमारी बेटी, उसने आमन की जानिब देख भराई आवाज में कहा। हाँ, हमारी बेटी। आयजा दिलफरेब मुस्कुराहट होठों पे सजाए गोया हुआ, फिर अगले ही पल पहले अपनी बीवी और फिर अपनी बेटी की पेशानी चूमी। आमन वक्त हवेली में ही पला बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी सोच सबसे अलग थी। हवेली के मर्द बेटियों की ख्वाहिश नहीं किया करते थे, लेकिन उसने की और बहुत पहले से की। वाह, नॉवेल का एंड अच्छा था ना, ज़बरदस्त था और बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा, लास्ट में आप लोगों के लिए थोड़ी छोटी सी एक बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखें, हमारे मुआशरे में ना जिनके बच्चे नहीं होते, उन लोगों को, उन औरतों को ताने दिए जाते हैं, उन मर्दों को कहा जाता है दूसरी शादी कर लो, इस तरीके की बातें होती हैं। और उन औरतों को बांझ कह दिया जाता है। बांझ के, कभी उन्हें बांझ के लफ्ज़ से कहा जाता है, नवाज दिया जाता है, तो कभी उन्हें मनहूस कह दिया जाता है, तो कभी उन्हें ये कह दिया जाता है कि वो अपने शौहर को औलाद भी नहीं दे सकी। जबकि औलाद होना या ना होना ये तो अल्लाह के हाथ में, किसी औरत के हाथ में नहीं है। तो प्लीज़ उन औरतों को बेचारगी की निगाह से देखना बंद करें जो औलाद की नेमत से महरूम है, क्योंकि बहुत सी नेमतें हैं जो आपके पास नहीं होंगी, जबकि मुमकिन है कि शदीद तलब और ख्वाहिश आपको भी उसकी हो। जैसे कि किसी को पैसे की होती है लेकिन उसके पास नहीं होता, तो किसी के पास पैसा होता है लेकिन उसको इतनी बीमारियां होती हैं कि वो अपनी मनपसंद चीज़ तक नहीं खा सकता। इसी तरह से किसी को, अगर किसी की औलाद नहीं है तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसे औलाद की ख्वाहिश हो, तो इसीलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए याद रखें, औलाद का पैदा होना खुदा की जानिब से, बंदे का उसमें कोई अख्तियार नहीं, इसलिए उसे तंग भी ना करें। हो सकता है खुदा उसे आजमा रहा हो औलाद की नेमत से महरूम रखकर, और वो अपने सब्र और शुक्र से अल्लाह को राज़ी कर ले और पा भी ले। लेकिन आपका क्या हो सकता है, आपका पूछा एक सवाल उस नेमत से महरूम औरत या मर्द के दिल को लगे और वो रोते हुए अपने रब के आगे गिला कर दे। यकीन जाने, अगर उसने अपने रब के आगे गिला कर दिया ना, तो रोज़े महशर आपके लिए उस शख्स के आंसू को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब आप देख चुके हैं कि किसी जोड़े के औलाद नहीं हो रही, तो बार बार उससे ये सवाल करना बंद कर दें कि कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है, कोई। आपका पूछा फ़क्त एक सवाल उसे अजियत देता है, इसलिए किसी को अजियत पहुंचाने से बचें। नॉवेल पसंद आए तो रिव्यू देना ना भूलिएगा, ठीक है। इंतज़ार करेंगे हम लोग आपके रिव्यू का। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नए नॉवेल के साथ। शुक्रिया। अच्छा जी, ये राइटर साहिबा क्या कह रही हैं कि जुनेशा और मरियम अलाती बहनें हैं। मैंने गलती से अखियाफ़ी लिख दिया था, ऑनलाइन नॉवेल है इसलिए वापस जाकर ठीक नहीं कर सकती। मेरी तरफ से इस गलती पर मुआज़रत। ओके जी, तो उन्होंने जो गलती उनसे हुई उस पर माजरत कर लिया। और इसके अलावा आप लोगों को नॉवेल कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा। एंडिंग हैप्पी हुई, सबकी अच्छी एंडिंग है, यानी मतलब कि जोनी और आमन की भी अच्छी थी, शाहमीर और मरियम की भी अच्छी थी, शहरोज़ और आफ़िया की भी अच्छी थी। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी शहरोज़ को लेकर कि उसने अपनी मोहब्बत आफ़िया से की तो उसको निभाया। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसका रेप हुआ है या कुछ भी, लेकिन आखिर तक उसने अपनी मोहब्बत को निभाया। इसी तरह से शाहमीर को जो जोनी अच्छी लगती थी तो वो मोहब्बत नहीं थी, वो एक बस अट्रैक्शन था। लेकिन जब उसे मरियम से मोहब्बत हुई तो इस कदर शदीद हुई कि उसके बगैर जीने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और आमन और जू तो हमारे फेवरेट हैं, आपको पता ही है कि उनकी मोहब्बत का, कि आमन जिस तरह से जोनी पे मरता है उसी तरह से जोनी भी आमन पे कम नहीं मरती। तो नावल अपने इख्तिताम पर पहुँच चुका है, वो बहुत ही खूबसूरत नावल है, ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए एक न्यू नावल लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को न्यू नॉवेल जल्दी से चाहिए तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और आके अच्छे अच्छे से कमेंट्स दीजिए। और हमें कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए कि आपको न्यू नॉवेल चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।